हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है। इसका जो हमारा चैप्टर 10th है विद्रोही और राज, यानी कि 1857 का विद्रोह वाला जो चैप्टर था, इससे जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको यहाँ पे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, फ्री में आपको सारे नोट्स अवेलेबल है। eklavyastudypoint.com आपको गूगल पे सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है, सब्जेक्ट में जाना है, इस तरीके से टेबल आएगी, यहाँ पे आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैप्टर की वीडियो को पहले देखो, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 1857 का जो विद्रोह था उसके प्रमुख कारण जो थे वो आपको बताने हैं। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सेम, तो आपको ये देखना है कि कितने नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है या 8 नंबर में आ रहा है। 3 नंबर में आता है तो आपको हेडिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पॉइंट पे लिख के छोटा सा आंसर करना है। अगर 8 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से हेडिंग बना सकते हो, क्योंकि देखो इसके बहुत सारे कारण थे। धार्मिक कारण हो जाएंगे, राजनीतिक हो जाएंगे, आर्थिक हो जाएंगे, सैन्य हो जाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे, सारे तरह के कारण आप बता सकते हो। अब धार्मिक में क्या आएगा, सामाजिक में क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं सामाजिक कारण की, तो इसमें जैसे नस्लीय भेद, आपको पता है कि अंग्रेज जो थे वो अपने आप को उच्च समझते थे और भारतीयों को वो निम्न नस्ल का समझते थे, तो वो कई बार ब्लडी इंडियन जैसी गालियों का यूज करते थे। ठीक है, भारतीयों को मतलब नफरत की नजरों से देखते थे। तो ये जो भेदभाव था अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति, ये एक कारण बना। ठीक है, फिर क्या है कि भारतीयों को नीच समझना, यानी अपने मुकाबले वो भारतीयों को काफी नीच समझते थे, तो ये सामाजिक कारण आ जाएगा। राजनीतिक कारण की बात करें तो देखिए सहायक संधि थोपना, आपने क्या देखा था, अवध का मामला आपने देखा होगा कि सहायक संधि जो थी जबरन थोप दी जाती थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो राजा होते थे उनको कमजोर कर दिया जाता था, तो ये एक रीजन है। फिर भारतीय राजाओं का अपमान, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय जो राजा महाराजा होते थे उनका अपमान किया। तालुकदार जो होते थे, जमींदार जो होते थे, तालुकदार और जमींदार, इनको इन्होंने क्या करा, कमजोर कर दिया। ठीक है, इनकी जो पहले इनके पास सैन्य टुकड़ी होती थी, किले होते थे, अधिकार होते थे, धीरे धीरे उसको इन्होंने वापस ले लिया। आर्थिक कारण में आप बता सकते हो भू राजस्व नीति। आपको पता है अंग्रेज जो भू राजस्व नीति लाए थे, इसके तहत लोगों में रोष बढ़ा। क्यों? क्योंकि लोगों में गुस्सा इसलिए बढ़ा क्योंकि जितनी उनकी कमाई होती थी उस उतना तो वो टैक्स में ही दे देते थे। ठीक है, कई बार तो उनकी कमाई कम होती थी, टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ता था, यानी उनको बिल्कुल कर्ज के बोझ के तले दबा दिया था। तो आप ये बता सकते हो। फिर भारतीय उद्योगों को नष्ट करना, हमारा जो हथकरघा उद्योग होता था, जो देसी उद्योग होते थे, वो नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लोगों का आर्थिक शोषण हुआ। ठीक है, जैसे कि जबरन नील की खेती करवाना। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज ये देखते थे कि किस फसल से उनको फायदा ज्यादा है। ठीक है, अगर उनको लगा नील की खेती से फायदा है तो किसानों से जबरन नील की खेती करवाएंगे। ठीक है, ऐसा करते थे ये, तो कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण हो रहा था। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। यहाँ पे मैंने केवल हेडिंग हेडिंग पॉइंट पॉइंट लिख दिए। पेपर में अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे, थोड़ा थोड़ा, सेम इतना मत लिख के आ जाना। ठीक है, थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना है। आगे देखो धार्मिक कारण, आपको पता है जो ईसाई थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी होती थी, ठीक है, यानी उनका जो दल होता था, वो क्या करता था, भारत में कहीं ना कहीं कन्वर्जन कर रहा था, यानी भारतीयों को, ठीक है, ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी अफवाहें भी फैल गई थी कि अंग्रेज जो आए हैं वो भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। फिर भारतीयों को ईसाई बनाना, या ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी बातें भी आप बता सकते थे। सैन्य कारक की बात करते हैं, तो जो भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ अंग्रेज लोग भेदभाव करते थे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि शुरू में जो अंग्रेज अधिकारी थे और भारतीय सैनिक थे, इनके संबंध आपस में बहुत अच्छे होते थे, दोस्त जैसे होते थे। लेकिन धीरे 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 अंग्रेज अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे और भारतीयों को गाली भी देने लग गए थे। ठीक है, तो ये भेदभाव करते थे। फिर चर्बी वाले कारतूस आपने पढ़ा होगा कि यहीं से तो कहीं ना कहीं ये तात्कालिक रीजन बना था उसके विद्रोह का, कि अफवाह बहुत तेजी से फैल गई थी कि कारतूस इनको ऐसे दिए गए हैं जिसको मुंह से खींचना होता है, और उसमें तो गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कहा जाता था। फिर वेतन से संबंधित जो सैनिक होते थे उनके वेतन से रिलेटेड समस्या थी, अवकाश से रिलेटेड समस्या थी, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ये सैन्य कारण में आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह था वो असफल हो गया, उसके क्या कारण थे? तो उसके देखो कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण है सभी का उद्देश्य एक ना होना, क्योंकि 1857 का विद्रोह जो था उसकी शुरुआत हुई थी सेना से, यानी सिपाहियों से। ठीक है, सिपाहियों ने करी थी इसकी शुरुआत।
फिर इसमें कौन जुड़ते गए, धीरे धीरे इसमें सिपाहियों के साथ राजा जुड़े, ठीक है। फिर इसके साथ राजा के साथ आम जनता जुड़ने लगी। फिर आंदोलन और बड़ा हुआ, किसान जुड़ गए, ठीक है। आंदोलन और बड़ा हुआ, मजदूर जुड़ गए। तो इस तरीके से मतलब सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ गए। ये तो ठीक है, आंदोलन सिपाहियों से शुरू हुआ लेकिन आंदोलन बड़ा हो गया, ठीक है। अब समस्या क्या थी, सबके उद्देश्य अलग थे। सिपाही किस लिए लड़ रहे थे, उनको मुंह से वो चीजें खींचनी पड़ रही थी, ऐसा कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, जिससे कि क्या होता है, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सिपाहियों का लड़ने का उद्देश्य वो था। किसान किस लिए लड़ रहे थे, भाई उन पे इतना ज्यादा टैक्स थोपा गया था, वो टैक्स की लड़ाई करने लगे। मजदूर का कोई अलग मुद्दा रहा होगा, राजाओं का कुछ अलग मुद्दा रहा होगा। यानी सबका उद्देश्य अलग अलग था, सबकी समस्याएं अलग अलग थी। लेकिन अगर सबका उद्देश्य एक होता ना कि उनको कुछ नहीं सुनना, बस उनको देश की आज़ादी चाहिए, यानी सभी लोग अगर ये सोच लेते कि अपने को बस देश की आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो शायद 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता। क्योंकि ये क्रांति जो थी ये कम नहीं थी, ये इसको पहला आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, एकता में कमी। कई लोग ऐसे थे वो मतलब उतनी एकता नहीं थी, ठीक है, बाद में जुड़ते गए लेकिन उस लेवल की एकता फिर भी नहीं दिखी। फिर संगठन की कमी। अब शुरुआत करिए सिपाहियों ने, कोई प्लानिंग उतनी तगड़ी नहीं थी शुरू में, सिपाहियों ने शुरू करा, फिर ये चले गए राजा के पास, जैसे इन्होंने जो अंतिम मुगल बादशाह था उसके पास गए, फिर अलग अलग जगह पे जो अलग अलग जो क्षेत्रीय राजा थे उनके पास गए, फिर वहाँ से फिर शुरुआत होती है। तो संगठन की कमी थी, पहले से सारी चीज़ें इनकी डिसाइड नहीं थी कि भाई पहले से सारे मिलकर अगर एक संगठन बना के फिर जाते लड़ने, बाद में इन्होंने संगठन बनाया। संसाधनों की कमी थी। अब देखो अंग्रेजों के पास थे बहुत ज़्यादा हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और भारतीयों के पास उतने संसाधन नहीं होते थे जितने अंग्रेजों के पास होते थे, तो ये भी एक रीज़न है। फिर ब्रिटिश सेना जो थी वो ज़्यादा ताकतवर भी थी, क्योंकि भाई उन्होंने बाहर से ब्रिटेन से भी सेना मंगवा ली थी और हमें कोई बाहरी सपोर्ट भी नहीं मिला था, तो ये भी रीज़न हो जाएगा। तो बहुत सारे रीज़न थे, आप यहाँ पे बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि से क्या अभिप्राय है। तो सहायक संधि जो थी ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। शर्तें क्या थी, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, चुनौतियों से सुरक्षा करेगा। यानी मान लो किसी भारतीय राजा ने अंग्रेजों से ये संधि कर ली, ठीक है, मान लो कोई भी राजा है, तो अब क्या है, उसको शर्तें माननी पड़ेगी कि अंग्रेज जो हैं वो कहीं ना कहीं उसकी रक्षा अब अंग्रेज करेंगे, ठीक है। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में अब उसके क्षेत्र में अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी आ जाएगी, यानी अंग्रेज उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आगे देखो, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी का खर्चा देना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों की सेना वहां पे रहेगी, उसका खर्चा भी वो वही देगा जो संधि कर रहा है। फिर सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ कोई संधि कर सकता है और ना ही अंग्रेजों की परमिशन के बिना कोई युद्ध लड़ेगा। यानी सीधा सीधा क्या है इसका मतलब कि अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया है उस शासक को जो इस संधि को करेगा, उसको सारी की सारी शर्तें जो हैं वो माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है कि तालुकदारों की सत्ता समाप्त होने से पूरा एक सामाजिक व्यवस्था होती थी वो कैसे भंग हो गई ये बताना है। तो देखो, तालुकदारों की जब सत्ता छिनी, ठीक है, तो पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई, क्योंकि तालुकदारों से किसान मजदूर ये सब जुड़े थे, इनके कुछ ना कुछ रिलेशन थे। हालांकि तालुकदार भी कम नहीं थे, शोषण ये भी करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी समय पे उनकी मदद भी करते थे। तो एक मतलब उनके बीच में एक रिश्ता था, एक बॉन्ड था, जो कि यहाँ पे टूट गया था। फिर निष्ठा और संरक्षण, जिन बंधनों से किसान और तालुकदार आपस में बंधे हुए थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता के उत्पीड़न करते थे, ठीक है, लेकिन जनता की नज़र में वो बहुत सारे तालुकदार दयालु भी होते थे, ठीक है, सभी एक जैसे नहीं थे। तो ये बातें थी, आपको याद रखनी है। ये किसानों की क्या करते थे, तरह तरह की मदद भी करते थे। मान लो कभी उनसे किसानों का शोषण भी कर रहे हैं तो कभी उनको जरूरत पड़ने पे उनकी मदद भी करते हैं, ठीक है, उनसे पैसा भी वसूलते हैं, लेकिन बुरे वक्त में क्या है उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। अब अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज जो थे इनके राज में किसान जो थे वो मनमाने राजस्व के नीचे दब चुके थे। अब उनको टैक्स देना था। पहले क्या था, तालुकदार थे भाई, इनसे पैसा जरूर वसूलते थे लेकिन जरूरत पे इनकी मदद भी कर देते थे, ठीक है, हेल्प भी कर देते थे, लेकिन अंग्रेज तो केवल उनको लूटते ही हैं, ये होता था। तो ये आपको यहाँ पे बताना था। अगला क्वेश्चन है कि जो विद्रोही हैं, विद्रोही सारे के सारे थे, अब इनके बीच में एकता स्थापित करने के कौन से तरीके अपनाए ताकि सारे विद्रोही, अब विद्रोही में क्या थे, विद्रोही में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और सेना के लोग थे और
किसान मजदूर सब तरह के लोग जुड़ गए थे। तो अब इनके बीच में एकता कैसे स्थापित हुई ये समझाना है आपको। तो देखो 1857 का जो विद्रोही थे, इन्होंने जो घोषणा जारी करी थी उसमें जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। समाज के सारे वर्गों से उन्होंने कहा कि आप सभी आओ और इसमें जुड़ जाओ, कोई जाति धर्म का कोई भेद नहीं था। इस तरीके से एकता स्थापित गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती थी जो मुस्लिम राजकुमार या नवाब के द्वारा की गई थी, तो वो हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते थे। ठीक है, हिंदू शासकों के द्वारा अगर कोई घोषणा की जाती थी तो वो मुस्लिमों की भावनाओं का ध्यान रखते थे। तो इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसका जो नुकसान है वो हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही नुकसान उठा रहे हैं, मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है, मुसलमान नुकसान उठा रहे हैं, हिंदू को कोई नुकसान नहीं है, दोनों को बराबर माना जाता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एकता स्थापित करने के लिए ये तरीके अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने का क्या तरीका अपनाया था। अब भाई 1857 का विद्रोह हो गया, अंग्रेजों को से कुचलना था, तो अंग्रेजों ने क्या तरीके अपनाए। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी और बाहर से भी इन्होंने सेना मंगाई ब्रिटेन से। विद्रोही जो भी उन्होंने पकड़े उनको सीधा मौत की सजा दी। ठीक है, यानी सीधा उसको मौत की सजा दी जाती थी। इन्होंने दो तरफ से हमले शुरू करे, दो तरफा हमला, किधर किधर से, एक कलकत्ता वाली तरफ से और दूसरा पंजाब की साइड से। ठीक है, यानी कि अगर मैप में देखें तो इधर कलकत्ता है, इधर पंजाब है, दोनों तरफ से इन्होंने क्या करा, हमला शुरू कर दिया। फिर सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पे इन्होंने इस्तेमाल करा, अंग्रेजों ने भयानक लेवल पे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करा। जमींदारों को इन्होंने लालच देना शुरू करा, जमींदारों को कहा हमारी तरफ हो जाओ, अगर हमारी तरफ हो जाओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, अगर तुम इनकी तरफ रहोगे तो तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, यानी उनको भी मार दिया जाएगा। तो कई सारे जमींदार लालच में आके उनकी तरफ भी हो गए। फिर क्या है, मार्शल लॉ लागू करना। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी उस समय में जो सेना होती थी, पुलिस वगैरह जो भी इनके थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे दिए गए कि वो जैसा चाहे वैसा भारतीयों के साथ कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक किसानों, जमींदारों, आदिवासियों सबका विद्रोह था, शासकों का भी विद्रोह था। कैसे, तो देखो शुरुआत इसकी बेशक से सैन्य विद्रोह से हुई, यानी शुरुआत इसकी बेशक से सेना ने करी, लेकिन ये एक जन आंदोलन बन गया था। जन आंदोलन का मतलब है जिसमें जनता जुड़ जाए, यानी सभी तरह के लोग जुड़ जाए। इसमें बाद में किसान भी आ गए, इसमें आदिवासी भी आ गए, इसमें जमींदार भी आ गए, इसमें शासक भी आ गए, यानी सभी लोग आ गए। तो एक तरह से जन आंदोलन हो गया, जनता का आंदोलन हो गया। फिर किसान, जमींदार, आदिवासी, शासक सभी लोग इसमें जुड़ते गए और सभी ने मिलकर इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, क्योंकि भाई परेशान सभी थे। ऐसा नहीं है कि जमींदार परेशान नहीं थे, उनको भी परेशान कर रखा था, तालुकदार परेशान थे, किसान परेशान थे। ठीक है, सब परेशान थे, तो सब क्या हुए, इसमें शामिल होने लगे। फिर 1857 का जो विद्रोह है, इसमें जो अफवाह और भविष्यवाणी होती थी उसका क्या योगदान था। बिल्कुल अफवाहों का योगदान था, क्योंकि अफवाह और भविष्यवाणी पूरा काम करती थी। ठीक है, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ है, ठीक है, इसके ठीक 100 साल के बाद यानी 1857 में अंग्रेजों का राज भारत से खत्म हो जाएगा, ऐसी एक भविष्यवाणी हो रखी थी और लोग इस पे विश्वास करते थे। 1857 का विद्रोह हुआ तो लोगों के मन में ये था कि भाई 100 साल बाद ऐसा हो जाना है, वो तो मान के चल रहे थे, तो इसका फर्क पड़ता था। फिर अफवाह देखें, अफवाह फैल गई थी कि चर्बी लगे कारतूस का यूज कर रहे हैं, जो कि उनको मुंह से निकाल के फेंकना है। ठीक है, लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बना देंगे। ये भी है कि लोगों को ये लगने लगा था, अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज जो है भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आए हैं और इनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी अफवाहें और भविष्यवाणी कहीं ना कहीं काम करती थी। अगला क्वेश्चन है कि भाई लोग अफवाह पे विश्वास क्यों करते थे, क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण है कि लोग धार्मिक रूप से संवेदनशील थे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते थे, धर्म पे बात आ जाए तो मरने कटने को तैयार हो जाते थे। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर अशिक्षा और जागरूकता की कमी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, अशिक्षित थे। ठीक है, जागरूकता की कमी थी, क्योंकि मान लो कि आपके सामने कोई कोई ऐसी अफवाह सुनाए, आपको कोई बात कहे, तो आप तर्क करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे। उस समय तो गूगल यूट्यूब नहीं था, तो वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतना जानते भी नहीं थे, उनके सामने कोई कुछ बात करते तो वो मान लेते थे, हाँ भाई ऐसा हुआ है तो ऐसा हो ही गया होगा, यानी वो सच मान लेते थे। ठीक है, फिर क्या है कि ब्रिटिश नीतियों के प्रति अविश्वास, अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना उससे भी इनको विश्वास हो गया था कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा लाना शुरू कर दिया, लादना शुरू कर दिया, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला। अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया, धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। ठीक है, और बहुत जगह में मतलब अंग्रेजों ने गलत गलत किया था। उन गलत हरकतों की वजह से भारतीय तो तुरंत मान जाते थे, अच्छा ऐसा हो रहा है, यानी वो तुरंत मान जाएंगे सच में ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये रीजन था।
अगला क्वेश्चन है कि अवध में जो विद्रोह था वो इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार वगैरह जो भी थे, ये क्यों शामिल हो गए इसमें, अवध के उसमें? तो देखिए, अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, अंग्रेजों ने उसको हटा दिया। क्या कह के हटा दिया? कि भाई ये जो शासक है ये अच्छा शासक नहीं है, सही से शासन नहीं चला पा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने मतलब एक बिना किसी लॉजिक के ऐसा कह दिया, क्योंकि वो वहाँ पे फेमस शासक था, लोग उसको पसंद करते थे। ठीक है, अवध का अधिग्रहण सिर्फ नवाब की ये मत सोचना कि अवध के अधिग्रहण से केवल नवाब को नुकसान हुआ, इसका नुकसान हुआ तालुकदारों को भी। इनको भी लाचार कर दिया, कमजोर कर दिया। ठीक है, तालुकदारों के पास जागीरें होती थी, जमीनें होती थी, किले होते थे, इनके पास सेना भी होती थी, इनका पूरा कंट्रोल होता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इनकी जो ताकत थी वो भी कमजोर कर दी अंग्रेजों ने। उनके इनके अंग्रेज जो आए, उन्होंने तालुकदारों के पास जो हथियारबंद सिपाही होते थे, ठीक है, और इनके जो किले होते थे, उनसे भी इनको कहीं ना कहीं बेदखल कर दिया। अंग्रेज इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, उनकी सेना भंग करवा दी, उनके किले ध्वस्त करवा दिए। इसीलिए जो तालुकदार और जमींदार थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह था, इसके बारे में जो चित्र है, जो इमेज पेंटिंग की गई थी, उसके बारे में बताना है। तो देखो, विद्रोह से रिलेटेड बहुत सारे चित्र बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे पोस्टर बनाए गए, कार्टून बनाए गए, आप ये बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, और इसके प्रिंट उपलब्ध थे। अंग्रेजों ने भी बहुत सारी तस्वीरें बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार से अंग्रेजों की भावनाएं दिखाई देती हैं। अंग्रेजों को बचाने वाले जो थे, जो विद्रोहियों से उनको बचा रहे थे, उनको अंग्रेजों ने नायक की तरह दिखाया, यानी हीरो की तरह दिखाया। फिर टॉमस जॉन्स बार्कर का एक चित्र था, जो रिलीफ ऑफ लखनऊ जो था, एक बार आप इसको एनसीईआरटी में जाके देखना। ठीक है, अखबारों में जो खबरें छप रही थी जिसमें जनता की कल्पना और मनोदशा दिखाई जा रही थी, वो चित्रों के माध्यम से दिखा रही थी। तो ये चित्र कहीं ना कहीं 1857 की जो घटना हुई थी उसका वर्णन करते थे। ठीक है, फिर कई जगह पे दिखाया गया था कि औरतें और बच्चों के साथ बहुत हिंसा हुई। ब्रिटेन की जनता जब उसको देखती थी तो वो गुस्सा हो जाती थी और वो कहीं ना कहीं बदले की मांग करती थी। ठीक है, और कई जगह पे विद्रोहियों को दानव के रूप में दिखाया था। असहाय औरतें जो थी उनको दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से विद्रोही उनके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनको मार रहे हैं, ये सारी चीजें। कई जगह पे इसको ईसाइयत की रक्षा के रूप में दिखाया गया। तो सबने अलग अलग तरीके से 1857 के विद्रोह को चित्रण के द्वारा दिखाया था। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।